नमो बम्बिये लीबिये, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम ब्राह्मी लिपि की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारी ये पहली कक्षा है। हमारे साथ में बहुत सारे तो सदस्य आप सब जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ सदस्य अभी नहीं जुड़ पाए हैं। कुछ का मैसेज आया है कि बारिश की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इट्स ओके, हम उनको नेक्स्ट टाइम बराबर कर लेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जितने हैं इन सब में से ब्राह्मी लिपि के बारे में आप सब कितना और क्या-क्या जानते हैं? जैसे आपको ग्रुप में मैंने एक वीडियो भी दिया है, तो वो सारा वीडियो आप सबने देख लिया? आप अपना वहाँ से आप हैंड रेज़ करके बता सकते हो कि हाँ, देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी बता दें कि उन्होंने नहीं देखा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको उसके बारे में कितना पता है। सुरभि जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, नहीं मैंने तो ऐसी अभी क्लास अटेंड किया, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, तो वीडियो भी नहीं देखा, पर मैं देख लेती कोई हूँ। बात नहीं। हाँ, हाँ, तो मैं अगर मेरे को आपको हुआ तो मैं भेज जितना हो दूँगी। सकता है मैं अटेंड करती हूँ, ठीक है? जी, मैं आपको भेज दूँगी, हाँ। हाँ, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद ये शुरू किया जी, आपने। बस आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो क्लास अच्छी चलेगी। जो उद्देश्य को लेके ये क्लास मैंने प्रारंभ की है, वो निश्चित तभी पूर्ण होगी, तब आप सबका सहयोग भी रहेगा। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि ये ब्राह्मी लिपि जो हमारी है, ब्राह्मी यानी कौन? ब्राह्मी आर्यिका जो प्रमुख आर्यिका थी पहले नंबर की, उनके द्वारा सीखी गई है। आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को ये लिपि सिखाई है। यानी हमारी सारी भाषा की जननी ही अगर किसे कहेंगे तो वो ब्राह्मी जी को कहेंगे। तो ऐसे ब्राह्मी जी और सुंदरी जी, इन दोनों को ही विद्या सिखाई गई, जिसे इसी ब्राह्मी लिपि से हज़ारों भाषाएँ जो है वो निकली है। लिपि से भाषा बनती है। तो इसी तरीके से इस लिपि से ही सारी जो जितनी भी विश्व में भाषाएँ चलती, वो सारी इसी लिपि से चलती है। तो ये हमारी मूल लिपि है, इसलिए हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और हमें बहुत गौरव होना चाहिए इस बात पे कि हम जैन हैं। तो जैन हैं तो हमें हमें तो पहले से ही पता है कि ब्राह्मी जी की क्या वैल्यू है हम सबके लिए। प्रथम आर्यिका, और अगर देखा जाए तो वो नारी, तो नारी के रूप में भी सर्वप्रथम पूजनीय जो बनी है, ऐसी ब्राह्मी जी हमारी आदर्श हैं। उनके द्वारा ये जो विद्या का वरदान हमें मिला है, वो कहीं भी चूकना नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से हम जन-जन में इस ब्राह्मी लिपि को सिखाने का उद्देश्य रखते हैं। अगर देखा जाए तो लिपि और भाषा 2 शब्द होते हैं, राइट? तो लिपि और भाषा में क्या डिफरेंस है, ये मेरे ख्याल से आप सबको जानते ही होंगे। तो कोई बताएगा? लिपि और भाषा में क्या डिफरेंस है? लिपि लिखित स्वरूप है और भाषा वर्बल यानी बोलचाल। जी, जी, बिल्कुल सही है कि बोलचाल की जो भाषा होती है उसे हम भाषा कहते हैं, और लिपि सिर्फ़ अभिव्यक्ति का स्वरूप है। इसको बहुत सारे तरह से हम बता सकते हैं। सांकेतिक होती है, चित्र लिपि होती है। तो जैसे चित्र को दर्शा के आप बता सकते हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। सिर्फ़ अभिव्यक्ति आप एक्सप्रेशन करके बता सकते हो। जैसे यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो बोलना ज़रूरी नहीं है कि उसे गुस्सा आ रहा है, उसका फेस के एक्सप्रेशन ही बता देंगे कि वो गुस्से में है ना? तो ऐसे जो लिपि होती है इसी तरीके से सिर्फ़ समझने के लिए होती है, और जो बोलने का माध्यम होती है वो हमारी भाषा होती है। तो ऐसे ही ये जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, ये एक लिपि है, और भाषा जैसे हुई प्राकृत हुई, संस्कृत हुई, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ये सारी जो है ये भाषा कहलाएगी, है ना? देवनागरी की, और यही जो है ये सारी मॉडिफ़ाई होते-होते आई हमारी हिंदी के रूप में। तो सबसे पहले तो प्राकृत का चलन था, फिर धीरे-धीरे ये परिवर्तित रूप होके हमारे साथ जो अभी हम बोलते हैं हिंदी भाषा, ये इस रूप में आई। तो इसी तरीके से जो ब्राह्मी लिपि थी, इसका पूर्ववर्ती रूप अलग है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे काल का परिवर्तन होता गया, वैसे ही वैसे इस लिपि में भी बहुत सारे चेंजेस होते गए।
जैसे अलग अलग अशोक सम्राट के समय में जो लिपि लिखी गई वो अलग तरीके से लिखी गई, फिर मौर्य सम्राट के समय में अलग लिपि लिखी गई। सबसे पहले अगर हम विक्रम की पहली शताब्दी में देखें तो उस समय इस ब्राह्मी लिपि को लिखने का स्वरूप अलग था। पहली शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, तो धीरे 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 इस लिपि का रूप बहुत ज्यादा बदलता गया। तो यदि हम हर सदियों की लिपि को अगर देखें तो वो हमारे लिए बहुत विस्तृत रूप हो जाएगा। तो उसका अध्ययन भी हम आगे धीरे-धीरे करते जाएँगे। लेकिन अभी हम सिर्फ़ एक बेसिक रूप में सीखेंगे कि किस तरीके से पहले शब्दों की रचना होती थी और अभी किस तरीके से होती है। तो मुख्य रूप से तो हम अशोक सम्राट यानी राजा खारवेल के समय में जो लिपि का यूज़ हुआ, उस लिपि पे हम स्पेशली कॉन्संट्रेट करेंगे, क्योंकि वो जिसे हम कहते हैं ना कि अभी हमारी हिंदी, वो कैसा एक परिशुद्ध हुआ है। वर्ण की जो रचना है, वो एकदम परफेक्ट वर्ण आते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो शब्दों की रचना है, जैसे आपने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ देखा है, नमो बम्बिये लिबिये। नमो मतलब नमस्कार हो, बम्बिये यानी ब्राह्मी, लिबिये यानी लिपि को, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो। तो ये जिस तरीके से लिखा है, ये न, म लिखा है, ये जो 4 की तरह दिख रहा है आपको, ब, बी, य में एक ही मात्रा, ये बम दिए, और ये ली, बी, ए। तो इस तरीके से ये जो सब इस तरीके से जो ये संकेत बने, ये बहुत ही व्यवस्थित बने हुए। यदि हम पहले की ओर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्दों में चेंजेस है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहले भाषा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो जैसे ही वो भाषा जो शिल्पकार हुए, क्योंकि सारी तो उत्कीर्ण हुई अपनी प्रशस्तियों पर, कुछ पांडुलिपियों पर उत्कीर्ण की गई, तो उसमें उन्हें एक छेनी और हथौड़े की सहायता से पत्थर पर उकेरना पड़ता था खोद के। तो कई बार शिल्पियों को इतना ज्ञान नहीं होता है और वो उनसे शब्द वैसे नहीं बन पाए, संकेत वैसे नहीं बन पाए, तो जिस तरीके से बने उन्होंने उसको उस तरीके से बना दिया, तो लिपि का स्वरूप वैसा बन गया। धीरे धीरे शिल्पकारों ने उन्हें और तराश के बनाना चालू किया, तो उस तरीके से उनका थोड़ा थोड़ा स्वरूप और चेंज होता गया। हम ऐसा इसको मान सकते हैं कि इस तरीके से इस लिपि में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो अभी हम यहाँ पर जो लिपि देखेंगे वो इसी तरह के देखेंगे। आप सब अपने साथ नोटबुक पेन तो लेकर ही आए होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम क्लास में आए हैं तो वहाँ पे नोटबुक और पेन तो ज़रूरी होता है ना? तो जो आप लोगों ने वीडियोस देखे उसमें से आपको कोई क्वेश्चन? क्योंकि उसमें जो वीडियोस है उसमें ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और उसका विकास, एक्चुअली ब्राह्मी लिपि क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ, वो सारा कुछ उस वीडियो में है। तो यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो हमें वो सारा क्लास में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना? जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ग्रुप में और देख लें, जैसे एक तो भाभी ग्रुप में नहीं है, बाकी और आप में से कोई है जो ग्रुप में नहीं है? सब ग्रुप में ही है ना? तो ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो नहीं हो तो वो मुझे नंबर दे दे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है ना? तो देखिए अभी हम यहाँ पर जो देखेंगे स्वर और व्यंजन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि किस तरीके से लिपि को लिखा जाएगा। तो एक्चुअली लिपि का मतलब ये होता है कि जो भाषा है उन्हीं शब्दों को, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? कौन बताएगा? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? आशीष जी भैया। अच्छा, आशीष भैया को ऐड नहीं किया, मुझे भैया जी ने बताया था, मैं आपका नंबर नोट कर लेती हूँ और अभी आपको ऐड कर लेंगे। हिंदी वर्ण, मेरा क्वेश्चन था हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? बहुत आसान सा है, छोटे बच्चों को भी याद होना चाहिए। $46। देखिए जो हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर जैसे होते हैं 36, 46,
58 सारे मिलाकर हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर ना। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला में जो शब्द हैं उन्हीं को हम इस लिपि के माध्यम से बनाएंगे। ऐसा ही सभी भाषाओं में होता है। यदि आप चाइनीज को देखेंगे तो चाइनीज भाषा भी कहाँ से निकली, वो भी एक लिपि है। चाइनीज भाषा भी लिपि है, उसमें मांडारी लिपि जो होती है उसी से बनी है, उससे पूरे सांकेतिक भाषा है ये। और करीब उसमें 30,000 से अधिक चित्रों का प्रयोग किया जाता है, काय में चीन की भाषा में। और रोमन लिपि में 250 के करीब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रोमन लिपि है, ये भी सारी इसी हमारी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। यदि कोई लिपि नहीं निकली है तो उर्दू और अरबी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, ये वाली लिपियां ही बस हमारी इस ब्राह्मी लिपि से नहीं निकली है। बाकी अधिकांश लिपियां हमारी इसी लिपि से निकली है। करीब 4,000 से ज्यादा लिपियां हमारी इस ब्राह्मी लिपि से बनी है। हमारी देश में चलने वाली कन्नड़, तमिल, ये भी सारी लिपियां हमारी इन्हीं से बनी है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे शब्द हैं उन शब्दों को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाएगा। देखिए इस लिपि को सीखने की जब तक हमें उपयोगिता समझ नहीं आएगी ना, तब तक इसको सीखने की उत्सुकता भी नहीं आएगी। तो आपको इसकी लिपि की एक विशेषता तो पता चल गई कि हमें क्यों सीखना है। क्यों? क्योंकि ये लिपि हमारी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है हमारे लिए। तो इस लिपि को हमें जीवंत रखना चाहिए। यदि हम, जैसे हमारी संस्कृत थी, प्राकृत थी, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आज ये विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। कोई इंग्लिश तो हम बहुत पढ़ाते हैं, सारी भाषाएं सिखाएंगे उनको, फ्रेंच, जबकि फ्रेंच से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को हम सारी भाषाओं का ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी मूल भाषा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अन्य धर्मों में देखा जाए तो सबसे पहले बच्चे को अपनी मूल भाषा का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन्हें आगे की बातें, आगे की भाषाएं सिखाई जाती है। लेकिन हम ही सिर्फ वहाँ पे थोड़े से प्रमादी हो जाते हैं। तो हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव होना चाहिए और हमें उसे सीखना चाहिए। दूसरा, हमारे जितने भी आपको कहीं पर भी प्रशस्तियां मिलेगी, पांडुलिपियां मिलेगी, यानी पुराने इतिहास की अगर प्रमाणिकता देखनी है तो वो आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेगी। तो यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी प्रमाणिकता को भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। और उससे हमें उस चीज की प्रमाणिकता जब हमें पता चलेगी तब हमें महत्व मालूम पड़ता है कि कैसा हमारा इतिहास था, इतना गौरवमयी इतिहास था। तो हमें अपने आप ही अपने अंदर में गौरव महसूस होता है। तो इसलिए भी हमें इसे सीखना आवश्यक है। तीसरा, ये सांकेतिक भाषा है तो आप इसे कम शब्दों जगह में भी इसे लिख सकते हैं। अपने कोई भी प्राइवेट नोट आपको बनाना हो जो आपको हर किसी को नहीं दिखाना है तो आप उसे ब्राह्मी लिपि में लिख लीजिए, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसके बहुत सारी इस तरीके से इसके हमारे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे अपने जो आज स्वर हैं, स्वर हमारे कितने सभी भाषाओं में अलग अलग लिए गए हैं स्वर की काउंटिंग। जैसे हमारे हिंदी में 14 स्वर माने गए, यानी 14। प्राकृत में 12 लेते हैं, यहाँ पर भी उतने ही लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले स्वर को देखेंगे कि स्वर कैसे हैं। इसके समकक्ष ही खरोष्टी भी आएगी, धम्म लिपि भी आएगी। तो उसको हम धीरे धीरे आगे और समझते जाएंगे, ठीक है। वीडियो में तो हमारा उसने पूरा क्लियर किया हुआ है कि किस तरीके से खरोष्टी लिपि हुई है और किस तरीके से धम्म लिपि है। धम्म लिपि एक्चुअली राजा अशोक के समय जो हुई है उसे धम्म लिपि उन्होंने बोला है वो भी ब्राह्मी ही लिपि। ब्राह्मी ही लिपि का नाम धम्म लिपि है। और राजा खारवेल ने लिखी है, दोनों सेम समकालीन ही थे, राजा खारवेल और राजा सम्राट अशोक। तो दोनों ने, राजा सम्राट ने इसे, सॉरी, खारवेल राजा ने इसे ब्रह्मलिपि के नाम से बोला है और अशोक सम्राट ने इसे धम्मलिपि बोला है। तो दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, हम पहले स्वर देखते हैं, स्वर अ। तो देखिए, हिंदी में हम स्वर इस तरीके से लिखते हैं अ, ये सब हम जानते ही हैं। अब देखिए, अगर हम इसे ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अभी जो अशोक सम्राट के यानी खारवेल राजा के समय की जो हम अभी सीखने वाले हैं उसमें हम ब्राह्मी लिपि में अ को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखिए, और एक बात और बता दूं, जो ब्राह्मी लिपि है ये भी हमारी दाएं से बाएं लिखी जाएगी, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है। और जो खरोष्टी लिपि रहेगी वो बाएं से दाएं लिखी जाएगी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो इसकी विशेषता है कि ब्राह्मी लिपि वो दाएं से बाएं ही लिखी जाती है।
ये अ है, इसको देखिए हमने ये एक डंडा किया और ये बन गया अ। आप सबको दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ। ये बनाया हमने अ, ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से बनेगा अ। आप देख सकते हैं उसको उल्टा क। भाषा में एक डंडा और एक सर्कल गोला, बस इन दो से ही अधिकतर ही पूरी भाषा बनने वाली है। देखिए अब इसी को परिवर्तित होके अलग अलग भाषाओं में जाएंगे। अगर हम देखेंगे कि मौर्य के सम्राट की गुप्त काल के समय में किस तरीके से बनी, तभी हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से उसमें क्या जाएगी, इसका मैं आपको चार्ट पूरा उसमें डाल दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगी कि इसका परिवर्तित रूप और किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुआ हमारा अभी जो हम चलाएंगे। दूसरे में के को यूज इस तरीके से भी लिखा गया अ को ऐसा। फिर मेन स्टाइल तो वही है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में, जैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, तो वो क्या होता है उसको हम जैसा लिखते हैं तो वो अपनी अपनी राइटिंग के हिसाब से थोड़े शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। धीरे धीरे उसकी परिपक्वता बढ़ती तब उसके वर्ड्स की मतलब गोलाई नाप सब बराबर आता है। तो इसको देख के हम ये क्लियर समझ में आता है कि उस समय के शिल्पकारों के पास उतना नहीं होगा, उनके शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता गया। तो इस तरीके से ये बनाया है ब्राह्मी लिपि में अ। सबको क्लियर है अ? अब आता है आ। आ के लिए भी हमने, ये तो हमारा अ है तो इसलिए ये चीज तो हमारी सेम ऐसी ही बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो इसको मात्रा लगाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एक डंडा कर देंगे अ में, तो ये बन गया हमारा आ। अब इसको भी दो तीन तरीके से लिखा जाता है। ये हमने लिखा कई जगह पे, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से लाइन मिल जाएगी। तो ये भी हमारा आ ही कहलाएगा। चाहे तो आप बीच में लगाएं, यानी आ की मात्रा को हम शब्द के बीच में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके। अब देखिए अब आएगा हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट एक क्वेश्चन था। जैसे हम अ के ऊपर वो डंडी लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये ब्राह्मी लिपि में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा या नहीं ना आएगा? इसमें नहीं, डंडी नहीं आएगी इसमें, नहीं क्योंकि आएगी ना, एक्चुअली बस। लिपि है ना, लिपि हाँ है, भाषा नहीं है। हाँ, तो भाषा में हमें ऊपर वो सिर बांधना, डंडा लगाना जरूरी होता है, तो उससे अच्छा। हाँ हाँ, इसमें जस्ट मुझे जरूरी डाउट था इसलिए। इसी का, हाँ यही इसमें एक चेंजेस है। लिपि में आपको सिर्फ संकेत मिलेंगे, सांकेतिक भाषा है ना लिपि, तो यहाँ पे आपको सिर्फ संकेत मिलेंगे, संकेत से ही आपको शब्द को समझना है। अच्छा मैं एक और आपको इसकी विशेषता बता देती हूँ। ब्राह्मी लिपि में सारी मात्राएं भी हैं, जो ये इसकी ज्यादा लोकप्रियता ना उसका रीजन है कि इसमें मात्राएं भी सारी आएगी, संयुक्त शब्द भी आएंगे, प्लस सारी वर्णमाला के सारे ही शब्द आ जाएंगे। लेकिन अन्य लिपि है जैसे खरोष्टी लिपि है, तो उसमें मात्राएं पूरी नहीं आएंगी। जैसे मात्रा में उसमें अ शब्द ही नहीं है, वर्ड में सिर्फ 38 ही है। तो 38 होने से क्या, आपको कोई भी वर्ड लिखना है, कुछ बोलना है, तो आप उसको पूरा नहीं कर सकते, मात्राएं उसमें है ही नहीं। तो बिना मात्रा के आप शब्द कैसे बनाओगे। तो इस कारण वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुई है, और वो अरब से निकली थी खरोष्टी लिपि। तो जब अरब से शासक हमारे भारत में आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ ब्राह्मी लिपि इस तरीके से लिखी जाती, तो उन्होंने भी ब्राह्मी लिपि को अपनाया है खरोष्टी की जगह पे। तो ये हमारी लोकप्रियता का सबसे अच्छा बेनिफिट है ये कि हमारी ब्राह्मी लिपि एक परिपूर्ण लिपि है, इसमें सब कुछ है। और दूसरी किसी भी लिपि में संयुक्त वर्ण इतने स्पष्ट नहीं है जितना इसमें है। तो आप हिंदी में जो भी वर्ण लिखते हैं वो सारे आप ब्राह्मी लिपि में लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से बना ये हमारा अ आ अब ई दिख रहा है ना आप सबको? 3 बिंदियां है क्या कि लाइन भी हाँ। थोड़ी सी हल्की थी? नहीं, बस 3 बिंदियां हैं, ये लाइन तक नहीं है। आपको ध्यान आएगा मैथ्स में भी आपने ये सिंबल देखा है, इसीलिए के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं ना, इसलिए चूंकि। तो देखिए ये हमारा हाँ देयरफॉर के लिए। तो इस तरीके से ये ई बनता है ब्राह्मी लिपि में। अब इसको परिवर्तित हुआ, जैसे आपको कहीं जगह इस तरीके से भी मिल जाएगा, कहीं जगह आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जगह पे आपको ऐसा भी दिखने को मिल सकता है। बहुत सारे, क्योंकि इसके परिवर्तित रूप कैसे भी करके लिखे गए हैं। इस चार डॉट बनी है, इस तरीके से भी ई लिखेंगे। दूसरे वाले में टेढ़ी 3 बिंदी डाला ना? हाँ हाँ, ये ऐसे टेढ़ी लाइन में 3 बिंदी डाली है। ये वाले जो हमने ये 3 बिंदी डाली, ये इस तरीके से भी डाल सकते हैं कहीं कहीं जगह, इस तरीके से भी आपको मिल सकती है, कहीं शिलालेखों में इस तरीके से भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये बने हैं सब अलग अलग में, लेकिन हमें सारे यही वर्ड को फाइनल लेने हैं, ठीक है। अब बड़ी ई के लिए क्या किया है यहाँ पे, क्या एक डंडा किया, इस साइड थोड़ा सा घुमाया और इस साइड भी इस तरीके से बन गया ये बड़ी ई। इसमें बड़ी ई में बिंदी भी लगी है क्या? वो सेकंड जो डंडा लिया फर्स्ट का आगे? नहीं, ये इसे बस थोड़ा सा लेके बस इतना गोल घुमा देना है बस। अच्छा, इस पर जैसे ईख का पेड़ होता है ना, बड़ी ई से ईख बना, तो ईख का पेड़ जैसे जिस तरीके से सिंबल से मैं तो समझ सकते हैं कि ईख का पेड़, तो इस तरीके से ये एक बीच में एक डंडा और उसकी 2 तरीके से पत्ती, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं याद रखने के लिए। मतलब एक ही साइड घुमाना है, दूसरी साइड प्लेन रहेगा डंडा? नहीं, दूसरी साइड भी हल्का सा कर, हल्का सा दोनों साइड करना। हाँ हल्का सा। आप थोड़ा बड़ी साइज में निकाल के बताइए ना, यानी क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, ये दिख रहा है? ओके, हाँ दिख रहा है। हाँ, देखो हो गया। कहीं कहीं जगह पर ये इस तरीके से भी बना है। ये इस तरीके से बहुत सारे रूपों में इस तरीके से भी आपको बड़ा ही लिखा हुआ मिल सकता है। इतना क्लियर हुआ? यस। अब बनाएंगे हम ऊ। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा ऊ बनाने के लिए हमने बनाया एल। ये बन गया हमारा छोटा ऊ। ओके, इसे और कितने तरीके से बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मेन इसका क्या है, एक डंडा ऐसा करना है सीधा और एक आड़ा,
लेकिन कहीं कहीं जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर इसको और भी टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हैं, ये एक बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर लंबा कर दिया, इस तरीके से भी आपको ये बना हुआ मिल जाएगा। कहीं कहीं जगह सीधा भी मिल जाएगा, पर ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है। ज्यादातर आपको इस तरीके की पुरानी भाषा में मिल जाएंगे, लेकिन जो अभी वाली है सम्राट अशोक और खारवेल वाली, उसमें आपको अधिकतर यही मिलेगा। हमें ये वाला लेना है। अब बड़ा ऊ बनाने के लिए हम इसको कहीं कहीं जगह ना आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके सीधा, या फिर आप ऐसा भी बनाएंगे तो भी ये बन जाएगा। अब इसे हमने बनाया ऐसा ही और बीच में से एक लाइन कर दी, ये बन गया बड़ा ऊ। इसका परिवर्तित रूप इस तरीके भी बन सकता है, इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। हो गया इतना क्लियर? अब देखिए, अब बनाएंगे हम ए। ए बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, बन गया ए ट्रायंगल। याद रखना भी बहुत आसान है कि इस तरीके से हमें बनाना है ए। अब इस ए को कहीं कहीं जगह पर इस तरीके से भी बनाया गया है, कहीं कहीं जगह पर इस तरीके से भी बना दिया है। इतना क्लियर हुआ? यस। हाँ। बड़ा ए भी बिल्कुल हमारे ए की तरह ही बनेगा। ये तो बन गया हमारा ए, छोटा है। अब इसके अंदर हमें लगानी है एक मात्रा, ये लगा दी हमने मात्रा, ठीक है। देखिए जैसे ये यहाँ पर ही लिखा है, ये हमारा बन गया ए। इसमें भी वैसे ही, जैसे ये है इस तरीके से इसके भी शेप चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेन यही रहेगा, ऊ ऊ ए ए। अब हम बनाएंगे ओ। ओ बनाने के लिए पहले तो हमें ए बनाना है, ये क्या बन गया? जेड। क्या बन गया?
जेड जेड जेड, ओ बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है ये ओ। लेकिन अभी हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ब्राह्मी लिपि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ओ। ओ। अब इसको बनाने के लिए आप ऐसा भी बनाए कहीं कहीं जगह पे और ऐसा भी बनाए, दोनों तरीके से, ये वाले दोनों तरीके से मान्य हैं। हमारे अभी जो हम सीख रहे हैं इसी भाषा में दोनों तरीके से मान्य है। परिवर्तित रूप से इसके और भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे दो इसी तरीके से लेंगे। तो देखिए इस ओ को देखकर मुझे एक और बात ख्याल आई। आपने स्वस्तिक तो सबने ही बनाया है, सारे बच्चों ने भी बनाया, मतलब बच्चों को देख के बड़ा खुशी होती है कि मेरा मेन जो मोटिव है इन बच्चों से लेके मतलब 10 साल से लेके पूरे 80 साल के बच्चों तक को सिखाने का भाव है। बच्चों को अच्छी तरीके से पता है स्वस्तिक कैसे बनता है, पता है, बड़ों को तो मालूम ही है, बच्चों को पता है स्वस्तिक कैसे बनता है, पता है ना। तो देखिए अभी हम अगर आपने ये पता है कि स्वस्तिक बनाया कहाँ से गया है। स्वस्तिक बनाने का जो आइडिया है वो हमारे इस ब्राह्मी लिपि से ही निकला है। कैसे, देखो इससे आप स्वस्तिक बना सकते हो, ओ से, ओम, स्वस्तिक में ओम आता है ना, ओमकार में ध्वनि में, तो ये हमारा ओ है। अब ओ से हम स्वस्तिक कैसा बनाएंगे, देखिए ये हमने बनाया, सॉरी इसका हो गया, स्वस्तिक को हमने सिर्फ क्या कर दिया, लेटा के इस तरीके से बना दिया, और एक स्वस्तिक हमने उल्टा करके बना दिया और बन गया ये हमारा स्वस्तिक। सॉरी, ओ को हमने एक तो आड़ा कर दिया और एक इधर से हमने इसको उल्टा करके बना दिया, तो ये हमारा बन गया स्वस्तिक। मैंने जब अभी इसमें पढ़ा ना, तो फिर मैंने विचार किया कि हाँ बिल्कुल सही है कि ओम निकला कहाँ से, तो इसी से बना हुआ है। आइडिया जो स्वस्तिक बनाने का है वो ब्राह्मी लिपि से ही आया है कि इस तरीके से हम इसको स्वस्तिक को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम आते हैं अपने ओ पे। मगर ब्राह्मी में उल्टा आ रहा ना हो तो, हाँ वही तो बोल रही, एक में तो हमने आड़ा रख दिया उसको और एक में उल्टा करके बनाया, तो वो बन गया हमारा स्वस्तिक बन गया। लेकिन बना तो वो ओ शब्द से ही है ना, ओ शब्द से ही बन रहा है। ऐसा मतलब मेरे पढ़ने में जो आया ना उसमें ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि के ओ से स्वस्तिक का निर्माण हुआ है। तो जैसे ओम, अपना ओम रहता है स्वस्तिक में, तो ओम का जैसे म का जो अल्फाबेट का सिंबल भी फिर ऐसे ही आएगा क्या, कुछ रहता है क्या, जैसे अपन बोलते हैं, आपने अभी बताया स्वस्तिक इससे ही बना है नहीं, आइडिया। उसका ओम का सिंबल अलग आएगा, स्वस्तिक जो ओम लिखना है वो इसमें ब्राह्मी लिपि में अलग से लिखा जाएगा। ओके ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ आई थिंक सबको लर्न भी हो गया होगा, नहीं कल तक तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आज हम सारे स्वर सारे लेंगे। ओ ठीक है, ये बन गया हमारा ओ। जो ओ था ओ ही बनाया है, बस बीच में से एक डंडा कर दिया, यानी ये आ की एक्चुअली मात्रा है, आ की मात्रा। जब हमारे आ की मात्रा वाले शब्द आएंगे तब भी हम इसमें और देखेंगे कि सारे शब्दों में किस तरीके से मात्रा लगेगी। अभी तो कहीं जगह हमें सिर्फ अकेला ओ लिखना है, तो हमें वहां पे इस तरीके से ही लिखना रहेगा। अम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा अ जो है वो बनाएंगे, जो के की तरह बनता है, के की तरह बनता है ना, के नहीं बनाना है हमें, के की तरह जो बनता है उल्टा के की तरह, ऐसा हमें बनाना है अ।
और इसमें लगानी है अम की बिंदी। तो ये बन गया हमारा अम। ये क्या लगाया आपने? ये बिंदी लगाई है, बिंदी लगाई थी। और एक ही छोटी सी बिंदी अम की। तो यहाँ पे जैसे हम हिंदी में इस तरीके से अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से अ लिखेंगे और उसमें बिंदी लगाएंगे। इसी तरीके से आप गुजराती में भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से हिंदी लिखी जाती है उसी तरीके से गुजराती भी होती है, तो गुजराती के वर्ड्स अलग है। और गुजराती में अलग तरीके से बनेगा। तो जिस तरीके से गुजराती में भी हमें जो शब्द आप गुजराती में लिखना चाह रहे हो वही आप इसमें ब्राह्मी लिपि में यहीं पे उसको यूज करेंगे। मराठी लिख रहे हैं तो मराठी में भी जो हम अल्फाबेट हमारे सब में सेम ही आते हैं, तो वहां पर भी हम इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यानी आपने सिर्फ ब्राह्मी लिपि को अभी सीख लिया, अब आप इसे किसी भी भाषा में लिख सकते हो। पंजाबी में लिखेंगे तो भी आप इसको लिख सकते हो, जिस भाषा में आप इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पे अह ब्राह्मी लिपि में अह नहीं आता। ब्राह्मी लिपि में स्वर में सिर्फ अम ही को किया गया है, कंसिडर किया गया है, लेकिन हम अह को भी लिख सकते हैं। यदि हम अभी कभी लिखना चाहें तो हम इसको अह को भी लिख सकते हैं। स्टैंड बनाना पड़ेगा। स्टैंड नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हम अह भी लिख सकते हैं। अ में हमने एक बिंदी लगाई, ये अम हो गया। अह में हमारी ये 2 बिंदी लग गई, तो ये अह हो गया। तब किसी भी वर्ड्स के साथ में इस तरीके से अह लिख सकते हैं। प्रातः जैसे हम लिखते हैं तो उसमें त में बिंदी लगेगी, तो त शब्द हमने लिखा तो यहाँ पर त थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, तो यहाँ पे हम उसमें ऐसे 2 बिंदी लगाते हैं। कोई भी वर्ड होगा हम उसमें इस तरीके से बिंदी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अह। इतना सारा क्लियर हो गया? ओके। तो अच्छा, तब मुझे कौन बताएगा कि हमने अभी कौन कौन से स्वर लिखे बच्चों में से? गाथा और कलश बताएं कि हमने अभी कौन कौन से स्वर लिखे। वेरी गुड। अच्छा, आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए सारे? हाँ। तो करो आपकी कॉपी आपने कैसे लिखे। वेरी गुड। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारी बच्ची दिख रही है, मुझे मुक्ता भाभी के साथ भी बहुत प्यारी सी बच्ची दिख रही है। अवनी बेटा, आपने भी लिखे? नेक्स्ट क्लास में बिटिया आप लिखोगी, है ना? दादी तो लिखेंगी उनकी डायरी में, और आप भी लिखोगे। अभी आपको समझ में तो आ गया ना सारा? मैं दादी से सीख लेती हूँ। हाँ, दादी से सीख लोगे, दादी आपको बताएगी और इजीली आपको आ जाएगा, जी है ना? और हमारे साथ में दीक्षा। अच्छा, दीक्षा तो हमारी टीचर ही है, उनकी बिटिया दिख रही है छोटी। और वंशी बेटा, आपने लिखे? सब पूरा हो गया है, बस आ ई और बड़ी बच गई है। अच्छा, तो वो आपने लिख लिए? फिर से दिखाएं आपको? आपको फिर से दिखाएं कि आप नोट कर नहीं पाए? अभी लेट लिफ्ट मेरी सारी हो गई, बस 3 चीजें ही बची है। ओके, तो आप लिख लोगे कि फिर से दिखाएं आपको? मैं लिख लूंगी। ओके, मतलब समझ में तो आ गया ना आपको? हाँ। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई इंग्लिश का भी वर्ड लिखना होगा ना, तो ये आपको जब समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। हम लास्ट में उसको भी लिख के बताएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश के शब्दों को भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जितने हमने स्वर समझे, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
करने वाले कर रहे हैं, मेरे को नहीं है डर। हमारे साथ में दीक्षा जी भी जुड़ी है जो आरोन से हैं। दीक्षा जी, आपको कुछ भी वो बताना है तो आप स्पेशली कुछ बता सकती हो। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हमने जो स्वर पढ़े हैं उसके पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये हमने जब हमारी 14 तारीख की उद्घाटन सभा करी थी तब भी हमने इस विषय के बारे में काफी गहरी चर्चा करी थी कि इस लिपि को सीखने की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ मैं आपसे बस थोड़ी सी ही बातें शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास में एक ही किताब है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई थी तब मेरे पूजनीय पिताजी इसे दिल्ली से लेकर आए थे मेरे लिए। ये किताब है ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका। इस किताब के माध्यम से मैंने ब्राह्मी लिपि सीखी थी। ब्राह्मी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के द्वारा पठित है। ये ऐसी लिपि है जो दीदी जी ने भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो स्टार्टिंग से अभी तक आई है हमारे पास, इसके कई रूपांतरण ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो इसके रूपांतरण हुए हैं उसमें 18 भेद हमको अभी तक मिल चुके हैं कि जो आदिनाथ भगवान से ब्राह्मी लिपि अभी तक हमारे पास आई है उसके अभी कई सारे रूप है। जिसे मॉडर्न भाषा में कहें तो अशोकन लिपि कहते हैं इसको मुख्यतः। तो मॉडर्न, लेटेस्ट, इस तरीके उसके पहले के, वर्तमान के और इस तरीके से उसके 3 भेद हैं। फिर उसके बाद में ब्राह्मी लिपि जो है ये लिपि है, भाषा नहीं है। भाषा और लिपि में बहुत अंतर होता है। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। लिपि के द्वारा हम पूरी दुनिया को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो जब हमें लिखना पढ़ना आ जाता है तो हम पूर्व की चीजें पढ़ लेते हैं और उससे हमको उसका ज्ञान हो जाता है। अगर हम इमेजिन करें कि अगर आज लिपियां नहीं होती, हम पढ़ नहीं पाते कुछ भी या वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, तो आज की दुनिया हमें कैसी दिखाई देती? तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती। कुछ भी हम समझ ही नहीं सकते, बस कलरफुल दिखती, कुछ मेंशन ही नहीं होता, टेम्पू के नाम नहीं पता होते। जितना लोग प्रचार कर पाते बस उतना भाषा में ही समझ पाते। लिख के तो हम पहचान ही नहीं पाते कि एक्चुअली है क्या। अब क्योंकि हमारी प्रयोगक्षम क्षमता बहुत कम होती जा रही है तो हमको वो किताब ही हमारा सहारा है और किताब को पढ़ने के लिए हमको लिपियों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो ब्राह्मी लिपि है ये सभी लिपियों की जनक मानी जाती है। अभी एक सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला कि एक कोरियन लैंग्वेज है, कोरियन लिपि है। कोरियन लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही इंस्पायर्ड है। इसके बाद में ये लिपि का ज्ञान करने से पता है और भी कई सारे फायदे हैं कि अगर आपको किसी और लिपि का भी ज्ञान करना है तो आप ब्राह्मी लिपि का ज्ञान करके बाकी की भाषाओं में थोड़ी सी ही मेहनत करेंगे, बाकी की लिपियों में थोड़ी सी ही मेहनत करने से आपको बाकी लिपियां भी ज्ञात हो जाती हैं। मलयालम थोड़ी ज्यादा कठिन पड़ जाती है, उसमें कई सारे कर्व्स आ जाते हैं। चलिए, एक कन्नड़ लिपि भी सीखने का बहुत मन है क्योंकि हमारे जो आचार्य कुंज देव हैं उन्होंने कन्नड़ लिपि में ही हमारे जो 5 परमागम हैं वो कन्नड़ लिपि में लिखे थे। अब आप सोच लीजिए कि कन्नड़ लिपि अगर हमें नहीं आती होती तो हम किस प्रकार से उन ग्रंथों का अनुवाद करके इतनी सरलता से गा पाते कि वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणो ववम गतिन पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भंगा। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ब्राह्मी लिपि से जब साउथ में ब्राह्मी लिपि पहुंची थी तो उसका पहला रूपांतरण जो हुआ था वो कन्नड़ लिपि में ही हुआ था और जिसे पुरानी कन्नड़ कहते हैं उसी में ही ये ग्रंथ लिखे हुए हैं।
अभी खोज इस बात की चल रही है कि छठखंडागम ग्रंथ किस लिपि में मिला था। तो माना तो यही जाता है कि कन्नड़ लिपि में ही मिला होगा। बाकी अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। ब्राह्मी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है जिसके लिखने और पढ़ने में भेद नहीं आता है, साथ में ध्वनि बनती है। इसका आपको बताऊं, एक फॉरेन में लैंग्वेज है, लिखी जाती है वो इंग्लिश में, बट उसको पढ़ने के जो तरीके हैं, जैसे हम ए को ए पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं, बट वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे बी का उच्चारण कुछ और है, ए का उच्चारण कुछ और है। तो ऐसी कई सारे भेद आपको लिपियों के माध्यम से जानने को मिलेंगे। हम एक एक करके आपको हर क्लास में कुछ कुछ नया बताएंगे। आज जो हमने स्वर पढ़े हैं ये बहुत ही इजी है, और ये स्वर ज्ञान जो है ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी लिपि को जानने के लिए, ताकि हम बाकी के जो वर्ण सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं, व्यंजनों में किस प्रकार से मात्राएं लगती हैं, तो ये उसका एक उदाहरण होता है। चलिए आज हम इतना ही जानते हैं, अगली क्लास में कुछ नया जानते हैं। जय हिंद। जय श्री हिंद। तो इतना अगली क्लास तक आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करके आएंगे, और जो ग्रुप में आप अपनी अपनी जो कॉपी में आपने लिखा है वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ और आप इसको क्रिएटिव करके भी बना सकते हैं, जो हमारे स्वर है इन स्वरों को। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। स्वर से लेके आप जितने भी कुछ अलग अलग शब्द लिखना चाहें तो वो भी आप अभी इसके बना सकते हो, सिर्फ स्वर के। क्योंकि अभी आगे के हम धीरे धीरे आगे की क्लास में सीखेंगे। कल हम क वर्ण वाले सारे वर्ड्स बनाएंगे, क ख क वाले, च वर्ण वाले, ट वर्ण वाले, प वर्ण वाले, इस तरीके से सारे वर्णमाला के हम वर्ड ऐसे धीरे धीरे से सीखेंगे, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रुप में ऐड करना है मेरे को, मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। दीदी एक मेरा क्वेश्चन था आशीष जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बड़ी ई अभी लिखवाई है तो वो हाँ। आपने अशोकन एडिक्स से कहाँ से लिए, कौन सी शिलालेख से लिया आपने बड़ा ई? ये जो वर्णमाला बनी है उस वर्णमाला में ये ई बनाई हुई है। हाँ तो वर्णमाला आपने वही से ली होंगी ना, मतलब पत्थरों के जो हाँ, है वर्णमाला जो पूरी बनी है ना, जो प्रवेशिका अभी बताई ना, उस प्रवेशिका में इसी तरीके की ई यूज हुई है, दोनों तरीके हाँ की। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी शिलालेख में वेरिएशन आया है, मतलब ये जो अपने अशोकन, एक मिनट भाभी दीदी, अशोकन लिपि जो है वो थोड़ी डिफरेंट है खारवेल लिपि से, पर लगभग इनमें समानता है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये हमारी जो लिपि प्रवेशिका बनी हुई है ये खारवेल से मुख्यतः इंस्पायर्ड है। खारवेल का जो शिलालेख हाथी गुफा में है उड़ीसा में, तो उस शिलालेख पे अकेले 16 PhD हो चुकी हैं। जो खंडगिरी उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो जो शिलालेख से आपने जो बड़ा ही लिया है, तो क्या आप वो शिलालेख का फोटो शेयर कर सकते हैं जिसमें बड़ा ही सेम टू सेम ऐसा लिखा हो जो आप बता रहे हैं? कर देंगे, आपको ग्रुप में डाल देंगे। जय जिनेंद्र जी, मुझे ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका नंबर आपने चैट बॉक्स में डाला है? जी हाँ। हाँ, मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। ठीक है दिशा दी, थैंक यू। हाँ जय जिनेंद्र। जस्ट मुझे चेक करना था कि क्लास रोज होगी या एवरी वीकेंड होगी? डेली लेने के लिए हमें 6 बजे का टाइम सूट हो रहा है, तो यदि 6 बजे हमारे 10 से 20 भी सदस्य हो सकते हैं तो हम 6 बजे की क्लास डेली चालू कर सकते हैं, क्योंकि 7-7:30 बजे से ऑलरेडी यहाँ पे श्री छठखंडागम जी की क्लास चलती है सेम आईडी पर, तो वो क्लास भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नहीं, मुझे जस्ट जानना था कि मॉर्निंग भी 6 से 7 ले सकते हैं। नहीं, मुझे जस्ट जानना था कि आज जो ये बैच शुरू हुआ है ये एवरी वीक हम नेक्स्ट वीक एवरी संडे रहेगा, एवरी संडे का है ना? हाँ बस, तो अभी नेक्स्ट संडे रहेगा, राइट जी। ओके, सेम उसके बीच में जो हमारे ग्रुप है उसमें हम जो भी चर्चा करना चाहे हम वहाँ पे उसमें सारी कर सकते हैं। अच्छा, कोई और भी किसी नई दिन अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो सारी चीजें हम वहाँ पर कर लेंगे। ओके, और अगर किसी दिन बाई चांस मिस हो गया तो वीडियो वहाँ पर ग्रुप में मिल जाएगा? बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो ये YouTube पर रहेगी वीडियो या सिर्फ अभी जो लिंक है उसी में दिख रहा है ये
नहीं, यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएंगी। यानी जिस ये दिन मिस हुआ है तो ये- यूट्यूब पे हम देख सकते हैं ना। हाँ, कोई दिन हम लोगों का मिस हुआ है तो नहीं यूट्यूब आपका पे कुछ तो भी मिस रहेगा कुछ ही नहीं तो। होगा, आपको आराम से मिल जाएगा सारा यूट्यूब पे। ओके। किस नाम से मिलेगा यूट्यूब पे? हाँ जी, यूट्यूब पे किस नाम से? यूट्यूब पे किस नाम से मिलेगा अपन को? जैनिज्म थिंकर की साइट पे भी आपको मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर जो भी क्लास चलेगी वो सब जैनिज्म थिंकर की साइट पे आपको मिल जाएगी। जी जी। जैनिज्म थिंकर की जूम आईडी भी और उसी का यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट भी जूम पर होता है, वहाँ पे इसमें सॉरी यूट्यूब पर होता है। ये क्लास कब से शुरू हुई है मैडम? आज ये से कब से शुरू हुआ है? आज से स्टार्ट हुई है। वीर शासन जयंती पर हमने इसका भव्य उद्घाटन रखा था, क्योंकि वीर शासन जयंती हमारा 9 वर्ष है, जो तो स्पेशली अभी जैनों का अभी शासन। तो अभी सीख सकते हैं ना, ज्वाइन करेंगे तो? जी अभी सीख सकते हैं, ज्वाइन करेंगे तो सीख सकते हैं ना, अभी शुरुआत है जी तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आराम से इजीली से सीख सकते हैं। हेलो, ये मेरा कोई जय जिनेश 8383 नंबर है। ये भाभी आपका नाम बता दीजिए। 8383 नंबर है जो। शिक्षा जैन और कैलिफोर्निया का, यूएसए का, हाँ 530 हाँ, और 4408383। नहीं पूरा मत बताइए, वो मैंने नोट कर लिया। जी हाँ। हेलो भाभी, जय जिनेश। एक्चुअली मैं ये पूछ रही हाँ? थी कि जो शतखंडागम की क्लास है जो इसी लिंक पे है, वो हम लोग मैं अटेंड कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल अटेंड कर सकते हो, इसीलिए तो हम उसको मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लास ऐसी है कि अगर हमने जो शतखंडागम जी की अगर हम महिमा देखें तो वचनों से कहने के योग्य भी नहीं हम। जैसे समोसरण की रचना हम वचनों से नहीं कह सकते, वैसे ही शतखंडागम की महिमा हम क्या कहें। शतखंडागम ग्रंथ को देखना ही महादुर्लभ है। हाँ, तो वही इसीलिए मैंने एक इच्छा हुई कि मैं कर सकती हूँ क्या महादुर्लभ। चाहिए। जी एक क्लास का हाँ, टाइम मतलब क्या है यही सर? जिज्ञासा हो रही थी कि पूछूं आपसे कि कर सकते हैं क्या नहीं। 6:30 बजे से बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है वो हमारी कक्षा, और चलती है 9 सवा 9 बजे तक चलती है। और बिल्कुल जी। ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि शतखंडागम ग्रंथ जी इतना बड़ा है, इतना करणानी योग का सबसे मूल ग्रंथ है, और उसे हमें ज्यादा नहीं स्वाध्याय है तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। पंडित जी साहब हमारे बहुत ही सरल तरीके से लेते हैं, और बिल्कुल आपको जो ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इस शैली में पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल निसंकोच हो के आप क्लास को अटेंड करें। कभी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप बहुत सारे वहाँ पर और भी आप किसी से पूछ भी सकते हो, और ना भी समझ में आ रही तो आप ध्यानपूर्वक यदि उसको सुन भी रहे हैं तो भी बहुत पुण्य का ही बंद बनने वाला, क्योंकि आज और नहीं मैंने तो पहली बार ज्वाइन किया था तो उसी को इतना लिंक को काम लगाया है। तो आपकी क्लास मिल गई मेरे को। हाँ जी, नहीं कल जी। भी जिनको नहीं पता था ना कि सिर्फ संडे क्लास होगी, उन्होंने कल भी ज्वाइन किया, फिर मैसेज मुझे डाले थे, बोले वहाँ पे तो करणानियों की क्लास चल रही है। मैंने कहा नहीं, वो चलती है मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे नहीं रहती है। तो अभी हमारे धवला जी ग्रंथ की पहला भाग दूसरा भाग कंप्लीट हो चुका है, 9वीं पुस्तक और तीसरी पुस्तक अभी हमारी चल रही है। उसकी भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में आप कोई भी आपका सुन सकते हो वीडियो। तो इस लिंक पे बहुत सी क्लासें चल रही हैं क्या मैडम? हाँ, इस लिंक इसमें पे? शतखंडागम जी की सारी चलती है, गोष्ठियाँ जो होती है वो सारी आपको अवेलेबल चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। जी। गोष्ठियाँ भी काफी सारी होती रहती है हर प्रोग्राम में। अभी सोनागिर जी में शिविर लगाया था शतखंडागम जी पे ही, उस शिविर की भी सारी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपके ग्रुप में ऐड कर लीजिए मेरे को। जी बिल्कुल, मैं आपको शतखंडागम ग्रुप में भी ऐड कर लूंगी और इसमें भी हाँ ऐड जी, कर हाँ उसमें भी मेरे को ऐड कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। जी हाँ जी। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? बस दीदी, जो आज के जो आपने ये लिए हैं स्वर्ण जो आपने लिए, सॉरी जो आपने सॉरी ये जो लिए पूरे आपने, तो इसमें अशोकन ब्राह्मी और खारावेला ब्राह्मी दोनों कॉम्बिनेशन में लिए कि अलग अलग लिए? नहीं, एक्चुअली मूल हमने खारवेल वाली ब्राह्मी के ही लिए हैं, और अशोकन की काफी सारे उसमें मैच होते रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन मूल हमने उनके लिए, क्योंकि मूल जो है खारवेल सम्राट की जो ब्राह्मी लिपि है वो ज्यादा परिशुद्ध मानी गई है, इसलिए उसके हमने ज्यादा लिए। और वो हमें प्राप्त है जो हाथी गुफा शिलालेख है खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में भुवनेश्वर के पास, अगर आपने देखा हो जब हम शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पर खंडगिरी उदयगिरी आता है, वहाँ पे 17 पंक्तियों का शिलालेख लिखा है जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें ये सारी चीजें लिखी है। वहीं पे भारत ध्वज नाम जो दिया है भारतवर्ष का, वो भी वहाँ की 10वीं पंक्ति में लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से वो हमारे लिए ज्यादा प्रमाणिक है। उसमें जो 12 आई है इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ब्राह्मी लिपि ली है। क्योंकि वैसे तो अगर हम देखा जाए तो इसके बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन ज्यादा पढ़ने से कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो जब हमें इसका परफेक्ट ज्ञान हो जाएगा तब हम इसके आगे का पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। भाभी मैंने अपना नंबर चैट में सेंड किया है, तो प्लीज मुझे भी ऐड कर लीजिएगा। ओके भाभी, आपका नाम? चंचल जैन। ओके। सिटी? इंदौर सिटी। ओके। आप तो पहले भी शायद जैनिज्म थिंकर से जुड़े हुए हो ना? नहीं। हाँ, वो नाम मैंने सुना हुआ लग रहा है इसलिए। अच्छा। किसी ग्रुप में। अच्छा। हाँ, वो संगोष्ठी में थी मैं। हाँ, वही ऐसा कहीं नागपुर नाम सुना हुआ लग रहा नागपुर है। वाले जो है ना, दीक्षा भाभी के पापा, वो उसमें हाँ। थी मैं संगोष्ठी। ओके। दीदी मुझे भी ऐड कर। दीदी मेरा नाम भी ऐड कर देना। ओके। आपने नंबर चैट बॉक्स में डाला है? यस मैम। वंशी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका कहाँ नंबर है। चैट बॉक्स लास्ट एक बार वाला। फिर से डाल दीजिए। लास्ट में तो मैंने ये चंचल जी का डाला है, लास्ट में 175 है। लास्ट डिजिट 175। हाँ, ये मेरा है, चंचल जैन सर। हाँ ठीक है। वंशी जी, आप एक बार फिर से डाल दीजिए। हाँ भेजा है। लास्ट में 616 है। हाँ, क्यों नहीं रहा है? मैं रीनेम दीदी मेरे से ले लेना नंबर चैट हाँ, में जो आए ओके। हैं। ओके ओके, ठीक है। उषा आंटी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया, पहले से किया, पूरा देखा है आपने? मैं पूरा स्टार्टिंग से देखा मैंने। नहीं, उषा आंटी। माइक अनम्यूट कर लें उषा जी। दीदी एक बार ना बड़ा ई फिर से लिख के दिखाना, बड़ा ई। एक वो आपने जो लिखाया था बीच में, अगर पॉसिबल हो तो। ये एक हमने डंडा किया और यहाँ से हमने इसको इधर किया। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। या ये तो आपको एक इस के लिए तरीके था। से भी ये इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, या सीधा ऐसा सीधा किया हुआ भी मिल सकता है ना? इसके बहुत सारे तरीके से आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं जगह ऐसा और ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ अच्छे से, फिर आपको डाउट है तो मैं पुनः पूछ लूंगा, कोई बात। जी बिल्कुल। ओके।
और कोई प्रश्न है? हम क्लास को एंड करें। मुकेश भैया जी, आपको सारा क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया। मेरा मतलब ये है, अगर ये ज्यादा लंबी क्लास ले तो थोड़ा सा ज्यादा ले तो क्या? ये जो हाँ, थोड़े और वर्ड ले सकते हैं। हाँ ठीक है, हम जो क वर्ण और च लेंगे ना, तो क वर्ण और ट वर्ण दोनों को एक साथ ले लेंगे, ज्यादा वर्ड ले लेंगे। हाँ ठीक। क्योंकि बड़े हम बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं, क्योंकि एक वीक में एक बार लेंगे तो हम थोड़ा सा अपना इसको बढ़ाएंगे। आज तो फर्स्ट डे था ना, इसलिए थोड़ा सा था कि थोड़ा बातों में भी समय जाएगा, सबसे परिचय में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, इसलिए अभी इस बार हमने इसको थोड़ा छोटा लिया है और स्वर हमारे पूरे हो गए। अब व्यंजन आएंगे, व्यंजन में हम दो दो वर्ण के एक साथ ले लेंगे, ट वर्ण क वर्ण ऐसे दो दो के उसमें ले लेंगे। जी बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स जो वर्ड्स लिख रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा लिखिएगा, थोड़ा सा। ओके, मैं इसको थोड़ा पास करूं। अभी तो आपने सारे नोट कर लिए ना? हाँ, अब भी सारे नोट कर लिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में इसको थोड़े से और बड़े लिखूंगी। हाँ, तो देखने में थोड़ा मतलब कंफर्टेबल। हाँ, वो क्या मेरे पास मुझे वो ज्यादा बड़े दिखते ना, वो कैमरे में आके छोटे उधर हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी क्लास के अंदर। आवाज कम आ रही थी? ओके। हाँ, धीमी धीमी आ रही थी स्टार्टिंग में, अभी तो ठीक आ रही है। भैया जी, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जो ये वर्ण है इनको आप गुजराती में लिखेंगे सारे स्वर, और उसके साथ आप ब्राह्मी में लिखेंगे, और वो आप मुझे पोस्ट करेंगे फिर। गुजराती थोड़ी आती है। आपकी गुजराती ज्यादा अच्छी है ना, और गुजराती की वो सब कुछ अच्छी रहेगी। ठीक है, हमारी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमो बम्बिये लीबिये। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं और आगे के हमारे व्यंजन सीखेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।